Consider a car of weight mg going around a circular level road of radius r with constant speed v. तो आप ये समझिएगा कि ये इस तरह से एक रोड है और यहाँ पर एक कार है, ये कार का टायर है, एक टायर, ये कार का दूसरा टायर है। इस तरह से ऐसे लगेगा जैसे कि ये सर्कुलर लेवल रोड है और कार ना इस तरह से आ रही है और ऐसे घूमती हुई जा रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। तो फ्रंट से ऐसे बना दिया कार को, समझिए कि जैसे ये कार है तो ये कार जो है और ये रोड है, ये रोड की चौड़ाई है। अब यहाँ पर ये कार इस तरीके से ऐसे आ रही है, ऐसे 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 आएगी और ऐसे घूमकर चली जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर हो गया उसका और ये रेडियस है, तो ये कार इस तरीके से ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और जहाँ तक ये कार है, हमने उस डिस्टेंस को क्या मान लिया, रेडियस मान लिया इसका। किसका रेडियस, इस सर्कुलर रोड का। ये आर हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम ये कहेंगे कि कार जो है, कार का जो वेट है, कार का वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसका जो सेंटर है, सेंटर तक ही इसका आर मानिए डिस्टेंस, ये आर का यहाँ से डिस्टेंस। ये जो नीचे वेट एक्ट करेगा वो क्या हो गया, एम जी। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो भी सरफेसेस होती हैं, जो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट होती हैं, तो सरफेस जो है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो एक टायर यहाँ टच कर रहा है, एक टायर यहाँ टच कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले टायर का जो रिएक्शन होगा सरफेस के, नॉर्मल जो रिएक्शन होगा इसका, वो क्या होगा, R1। इस वाले टायर का जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, R2। तो R1 और R2 ये दो इसके रिएक्शंस हो गए। तो हमने ये कहा कि टोटल रिएक्शन क्या हो गया, टोटल रिएक्शन हो गया R1 + R2, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ये वाला जो टायर है, इस वाले टायर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ F1, बताऊंगा अभी क्या है ये, अंदर की तरफ F1 और ये अंदर की तरफ F2, इस वाले टायर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी अंदर की तरफ F2। अब देखिए होता क्या है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, हम ये कह रहे हैं कि R1 और R2 क्या है, वो नॉर्मल रिएक्शंस हैं। जो कार के टायर हैं वो ज़मीन पर टच कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ ज़मीन पर टच करेगी तो उसके सरफेस पर जो परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होगा उसी को हम रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये R1 हो गया, दोबारा बोलो क्या, ये 4 नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं सिर्फ आगे वाले की बात कर रहा हूँ, मैं आगे वाले टायर की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 4 होने चाहिए मान लिया, पर मैंने कहा कि चलो हम सिर्फ 2 टायर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, आप जरा समझिएगा कि यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो F1 है और F2 है, ये अंदर की तरफ है। ये अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि अब हम ऐसी रोड की बात कर रहे हैं, हम उस रोड की बात नहीं कर रहे हैं जो रोड बिल्कुल सीधी 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 जाती है। अब हम उस रोड की बात कर रहे हैं जो ऐसे जाकर और ऐसे मुड़ रही है, ठीक है। तो जब वो रोड मुड़ रही है तो इसका मतलब जो भी कार है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है। और जब भी कोई सर्कुलर मोशन में होती है चीज़, तो हम ये कहते हैं उस पर 2 तरीके की फोर्सेस लगती हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको सेंटर से दूर की तरफ ले जाती है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ खींच कर रखती है। तो मैंने ये कहा कि जैसे हम ये करते थे कि एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग में हमने एक स्टोन बांध दिया और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उसको ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक फोर्स तो है जो उसको, पत्थर को बाहर नहीं निकल कर जाने दे रही है, जो उसको रोक कर रखी हुई है। तो वो वाला फोर्स कौन सा हो गया, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, जो हमने अपने हाथ से लगा रखा है फोर्स। वो फोर्स कौन सा हो गया, जो हमने अपने हाथ से लगा रखा है। इसका मतलब एक फोर्स ऐसा है जो किसी भी सर्कुलर मोशन में घूमने वाली चीज़ को सेंटर की तरफ रोक कर रखता है, उस फोर्स को हम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर तो कोई ऐसा स्ट्रिंग बंधा हुआ नहीं है इससे कार के साथ में,
तो इस कार को रोक कर कौन रखे हुए है? ये कार भी तो निकल कर चली जानी चाहिए थी ना रोड से दूर की तरफ, तो इसको कौन रोक कर रखे हुए है? इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स रखे हुए है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर लगेगा? ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स और ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको अंदर की तरफ खींच कर रखेगा। आप ऐसे ही सोच लीजिए कि अगर हम किसी कार में जा रहे हैं या किसी बाइक पर जा रहे हैं और जो रोड है, रोड पर अचानक से फ्रिक्शन खत्म हो जाए और हमको घुमाना पड़ जाए उसको, तो हम अगर उसको घुमाएंगे तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि रोकने वाली फोर्स, सर्कुलर पाथ में रोकने वाली कोई फोर्स नहीं बचेगी, तो वो निकल कर रोड से बाहर जाकर गिर जाएगा। स्कूटर या गाड़ी जो भी है वो एकदम बाहर जाकर गिर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको अंदर की तरफ रोक रहा है। देखिएगा, while taking the turn, the tires of the car tend to leave the road and go away from the center of the curve. While taking the turn, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कार जो है वो टर्न ले रही होती है, जब भी कोई कार टर्न ले रही होती है तो टर्न लेते टाइम क्या सीधे चल रहे होते हैं उसके पहिए? नहीं, उसके पहिए मुड़ जाते हैं। तो उसकी जो टेंडेंसी होती है वो टेंडेंसी क्या होती है? वो सीधी रोड पर जाने की नहीं होती, वो रोड को लीव करके बाहर जाने वाली टेंडेंसी होती है। लेकिन क्या है कि आप उसके पहियों को मोड़कर घुमाकर आप उसको रोड पर रखना चाहते हो, ठीक है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 एंड F2 एक्ट इनवर्ड एट द इनर एंड आउटर टायर्स रिस्पेक्टिवली। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यही उस गाड़ी को रोड से बाहर नहीं जाने देता, रोड की तरफ ही, रोड के सेंटर की तरफ ही रोक कर रखता है। समझ गए? अगर मान लीजिए हम कोई छोटा सा भी टर्न ले रहे हैं ना, मान लीजिए ऐसे एक छोटा सा टर्न भी हमने लिया, तो आप ये कहेंगे ये तो जरा सा कर भी दो है, इसको सर्कुलर पाथ थोड़ी बोलेंगे, तो हम ये कहेंगे ये सर्कुलर पाथ ही है। ऐसे कि मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, ऐसे सर्कल बना सकता हूँ, ये सर्कुलर पाथ ही है और इसका एक सेंटर भी होगा यहाँ पर। तो वो जो फोर्स है वो इसको, कोई भी जो व्हीकल है वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसको सेंटर की तरफ ड्रैग करके रखेगी, खींच कर रखेगी, ताकि वो सेंटर से कहीं उतर ना जाए, कहीं सड़क से नीचे ना उतर जाए, गाड़ी गिर ना जाए। The forces of friction F1 and F2 act inward at the inner and outer tires respectively. तो वो फोर्सेस होंगी क्या? जरा देखिएगा, F1 को क्या बोल देंगे हम? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू आर। F क्या होता है? म्यू इंटू आर। तो म्यू R1, ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तो F1 हो गया। F2 क्या हो जाएगा? म्यू R2, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर इस वाले टायर पर रिएक्शन फोर्स क्या लग रही है? R2, इस वाले टायर पर रिएक्शन फोर्स क्या लग रही है? R1, ठीक है? इसके बाद देखिएगा, तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, F1 इज इक्वल टू म्यू R1, F2 इज इक्वल टू म्यू R2, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करिए, आप यहाँ पर ये कहेंगे एंड इट इज क्लियर दैट ये जो वेट है इसका, इसको ये जो टोटल रिएक्शन फोर्स है ये बैलेंस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg। सो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? जो जिसने इसको गाड़ी को रोड से उतरने से रोक रखा है, F1 प्लस F2। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 क्या है? म्यू R1, F2 क्या है? म्यू R2। ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2। और ये जो R1 प्लस R2 है यही तो mg के इक्वल है। तो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया हमारा म्यू mg। उसके बाद देखिएगा, फॉर द कार टू स्टे ऑन रोड द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो कार है, कार अगर
अंदर ही रहना चाहती है, मतलब इस रोड पर ही रहना चाहती है, रोड से स्लिप होकर बाहर नहीं जाना चाहती, तो ये जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो, और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल नहीं है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल और या फिर उससे ज़्यादा। सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स होती है जो किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करने वाली चीज़ को रोक कर रखती है कि वो सर्कुलर पाथ से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारी टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एम जी इंटू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, कल देखा था ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ताकि ये रोड पर ही रुकी रहे। तो यहाँ पर एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप आर को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा म्यू आर जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। So the maximum speed with which the car can turn safely is maximum speed with which the car can turn safely is अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड क्यों बोल रहा हूँ मैं कि ये जो वी स्क्वायर है ये म्यू आर जी के या तो इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है वी स्क्वायर म्यू आर जी के इक्वल, नहीं तो उससे छोटा ही छोटा होगा। तो मैंने कहा कि अगर वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई है तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट म्यू आर जी, अंडर रूट म्यू आर जी। तो इसलिए उसको वी मैक्स बोल दिया। तो गाड़ी मोड़ते टाइम अगर हमको सर्कुलर रोड का रेडियस पता है, जी तो हमें पता ही है 9.8, और हमें सड़क का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है, वैसे पता नहीं होती इतनी ज़्यादा चीज़ें। तो अगर ये सब कुछ हमको पता है तो हम पहले से कैलकुलेट करके ये देख सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम स्पीड पर मैं उसको मोड़ सकता हूँ। म्यू को, सर्कुलर रोड के रेडियस को, जी को मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू है उसको अंडर रूट ले लो। तो अगर वो आ जाता है मान लीजिए 35 या 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और आपका मन करा कि नहीं मैं 40 पर मोड़ूंगा, तो बस जाओगे कहीं और पहुँचोगे कहीं और, ठीक है ना। तो इसलिए ये मैक्सिमम स्पीड है जिस मैक्सिमम स्पीड पर कोई भी कार किसी सर्कुलर पाथ में टर्न ले सकती है। समझ गए सर? इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ ही होगी। और सब फ्रिक्शन में अंदर लगता है। हाँ, तो फ्रिक्शन वाली जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सब रिलेशन की क्रिएट हो रहा है इनके बीच में। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? रिलेशन की क्रिएट। हाँ, रिलेशन दोनों के बीच में ये है कि हमने ये कहा कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, कहाँ लिखा है मैंने, ये वाला, ये हमारे पास क्या आया था? टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये क्या था? ये सेंट्रीपिटल फोर्स था। तो मैंने कहा कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही इक्वल हो, एग्जैक्टली इक्वल हो। अच्छा, वो डिपेंड किस पर करता है? वो गाड़ी के मास पर भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर भी और रेडियस पर भी। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इन पर डिपेंड करेगा। तो या तो वो एग्जैक्टली उसके इक्वल हो सेंट्रीपिटल फोर्स के, और या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उससे ज़्यादा हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि गाड़ी थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ घूमने लगेगी, अंदर की तरफ खिसकने लगेगी। कोई बात नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, रहेगी तो सड़क पर ही, सड़क से नीचे उतरते ही तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ गए? शायद वो मान लेते हैं कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता इतना, उससे अगर फ्रिक्शन कम है, कम है तो अगर फ्रिक्शन कम है तो जो गाड़ी है वो स्लिप करके रोड से बाहर निकल वो कौन सा फोर्स करता है उसमें? जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर से दूर की तरफ ले जाता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, और जो सेंटर की तरफ खींचता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। और ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, क्लियर है इतना? अच्छा, चलिए जी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, एक मिनट, अगला टॉपिक देखेंगे पेज नंबर 46 पर आइए। बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड। The system of raising the outer edge of a curved road above its inner edge is called banking of the curved road. अब क्या है
कि ये जो मैंने देखा ना, ये जो रोड है, ये रोड ऐसी नहीं है कि यहाँ पर कोई गाड़ी ऐसी चल रही है, ये रोड ऐसी है कि यहाँ से गाड़ी ऐसे चलते हुए आगे की तरफ आ रही है। तो हमारी तो मजबूरी है, हम बोर्ड पर उस तरह से दिखा नहीं सकते। तो ऐसे ही जो बैंकिंग ऑफ अ कर्व रोड है, उसमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये हुई कि कई बार ऐसा होता है कि रोड पर कीचड़ हो गया, रोड पर कीचड़ हो गया, मान लीजिए मिट्टी पड़ी हुई थी, बारिश हो गई, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इतनी लाखों किलोमीटर की सड़कें हैं पूरे कंट्री में, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर रोज़ ही मतलब स्वीपर झाड़ू लगाता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो पानी पड़ेगा, बारिश होगी, तो थोड़ा सा रोड स्लिपरी भी हो सकती है। तो हर जगह का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो क्या होगा कि बर्फ़ की जो बूंदें हैं, जो बर्फ़ है, वो भी थोड़ी बहुत सड़क पर गिर जाएगी, उससे भी गाड़ी स्लिप होती है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि भाई हर जगह तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होगा। तो हर जगह क्या इतनी समझदारी की उम्मीद करी जा सकती है, जो लोग जो ड्राइव कर रहे हैं, कि वो बार बार अपनी स्पीड को कंट्रोल करके संभल कर चलेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि भाई हमने ये कहा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो एक्सीडेंट हो ही ना। कई बार अनजाने में भी लोग जो है तेज़ स्पीड में मुड़ जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि जो भी तेज़ स्पीड में मुड़े, और ख़ास तौर पर पहाड़ों पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर कर्व्ड रोड्स ही होती हैं। तो वहाँ पर तो अगर तेज़ स्पीड में लोग मुड़ेंगे तो वो तो बार बार पहाड़ से नीचे ही गिरते रहेंगे, है ना। पता चलेगा थोड़े दिनों बाद पॉपुलेशन की प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, इतने लोग मर जाएंगे। हाँ हाँ। तो अब क्या हुआ कि उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये करा गया कि एक काम करिए कि अगर ये जो इधर वाला जो कोना है, जो सड़क का जो कोना है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा उठा दिया जाए, थोड़ा सा एंगल पर कर दिया जाए इसको शिफ्ट, तो फिर शायद एक्सीडेंट से बचा जा सके। अब बैंकिंग ऑफ अ कर्व रोड का मतलब क्या है कि आपने, जैसे ये रोड है, तो ये रोड का इनर एज हो गया। इनर एज का मतलब क्या है कि अंदर वाला किनारा, आउटर एज का मतलब क्या है, आउटर वाला किनारा। तो आपने इसको ऐसे थोड़ा सा उठा दिया, ठीक है। मैंने समझने के लिए ज़्यादा उठा कर दिखाया, इतनी टेढ़ी रोड नहीं होती कोई भी, थोड़ा सा उसको उठा देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये जिस एंगल पर हमने इसको उठा दिया, उस एंगल को हमने थीटा मान दिया, और हमने कहा कि यहाँ पर गाड़ी है, गाड़ी ऐसे है, ठीक है। डिज़ाइन ठीक है गाड़ी का, समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी है। चलिए, अब देखिएगा कि यहाँ पर हमने ये कहा कि ये जो गाड़ी है, इस पर जो इसके टायर्स हैं, ये तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F ये अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रोड कितनी भी स्लिपरी हो, कुछ भी हो, और ज़्यादा भी अगर स्पीड से गलती से कोई ड्राइवर आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो ऊंचाई पर वो निकल कर तोड़ कर बैरियर सब बाहर निकल जाएगा, नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए ये काम करा गया बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। बैंकिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, बैंक का मतलब होता है किनारा। ये वो वाला बैंक नहीं है कि हमने रोड के किनारे आंध्रा बैंक और स्टेट बैंक की ब्रांच खोल दी वहाँ पर, ये नहीं होगा। तो बैंकिंग का मतलब ये है कि इसके किनारे को हमने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, तो जो जैसे रिवर के बैंक्स होते हैं किनारे, ऐसी रोड्स के किनारे। अब देखिएगा, the system of raising the outer edge of a curved road above its inner edge is called banking of the curved road. The angle through which the outer edge of the curved road is raised above the inner edge is called angle of banking. अब सुनिएगा, एक मिनट रुकिए, मैं बस जरा पानी पीकर आ रहा हूँ। ये वाला समझना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यूनिट का सिलेबस तो बता दिया होगा, मान लीजिए 4 चैप्टर 5 है, 5 से 6 चैप्टर आएंगे, 4 5 4 तो चलो आएंगे, वो भी वॉल्यूम 2 के आएंगे, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में तो हो गया, खत्म हो गया, वो हमारी लेगी पड़ेगी। then only this last unit or part of the event का कैसे होगा।
ये तुम्हारे यहाँ पर भी फर्स्ट मतलब कंप्लीट करा दिया फर्स्ट क्या चल रहा है ग्रेजुएशन चल रहा है तुम्हारे यहाँ हाँ अभी स्कूल भी स्कूल खुले नहीं ये कब से खुले अभी 6 तारीख से होते हैं 6 तारीख से खुले तो उससे पहले क्या होता था ये कुछ चैप्टर 5 ही होता है अच्छा चैप्टर 5 मतलब वर्क एनर्जी ना नहीं उससे पहले वाला जो भी कर रहे हैं न्यूटन जॉन लॉज ऑफ यही वाला हाँ ये खत्म हुआ चलो वर्क एनर्जी तक भी समझ में आता है लॉज ऑफ मोशन ठीक है बिल्कुल सही स्पीड चल रही है क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है ध्यान वाले उधर पड़े कुछ पता नहीं हाँ और खाली फिजिक्स तुम्हारे यहाँ पर भी ऐसे ही है कि कौन सा चल रहा है वर्क एनर्जी चल रहा है क्योंकि ये आज की क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और लगेगी ये चैप्टर खत्म है मैं भी वर्क एनर्जी शुरू करा रहा हूँ और वर्क एनर्जी पावर हो गया ग्रेविटेशन हो गया और एक चैप्टर ना बड़ा खतरनाक और बहुत बड़ा हुआ करता था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी लेंदी होता था तो वो तो इस बार हटा ही दिया है तो मानकर चलते हैं कि वो चैप्टर छोटे हैं और अगर आप मतलब CBSE का जो सिलेबस है वो भी देखेंगे ना तो उसमें आप ये देखोगे कि ये जो लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है इस लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को दे रखे हैं उन्होंने 20 लेक्चर असाइन कर रखे हैं कि 20 लेक्चर में ये खत्म होगा और जो काइनेमेटिक्स है जिसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आता है मोशन इन अ प्लेन आता है उसको दे रखे हैं उन्होंने 24 लेक्चर है ना हाँ वो तुम्हारे यहाँ एक दिन में हो गया है ना तो वो 24 लेक्चर उसको दे रखे हैं और आगे के जो चैप्टर्स हैं 12, 14 और 16 इतने लेक्चर दे रखे हैं मतलब छोटे चैप्टर्स हैं और उनमें भी सिलेबस कम हो गया है तो चलो वर्क एनर्जी तक भी समझ में आता है लेकिन यार ये तो सच में टॉर्चर वाली बात है सर मेरे कल मतलब मेरी आदत है नहीं जनरली मम्मी मुझे तरह चिल्ला रही थी वो राउंड में पास होएगा तो फिजिक्स में और आपके यहाँ क्या चल रहा है सिस्टम 5 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो तुम्हारे यहाँ पर भी थोड़ा कंट्रोल कर लिया पहले शायद तुम्हारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिलेबस लेने की बात कर रहे थे हाँ हमारे टीचर मतलब सिलेबस तो हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है बट स्कूल एग्जाम तो नहीं पढ़ता स्कूल एग्जाम में तो थोड़ा मतलब सही कर सर रहे इतना तो मेरा PA1 में आया था इतना खत्म हुआ एक महीने में ये तो निपटा गया 24 जुलाई को तो रिजल्ट ही आया था तो हुआ क्या है अभी अगस्त और सितंबर मतलब जो 6 महीने के जो आधी जो बुक है 6 महीने में जो होती है वो 2 महीने में करा दी सितंबर स्टार्टिंग में खत्म हो गई एक पूरी सुन रहे हो भाई अक्षत जा रहे हो तुम आजकल स्कूल की नहीं लुधियाना में बैठा है आवाज़ आ रही है अक्षत अक्षत है यस सर अभी ठीक हो गया हाथ तुम्हारा कैसे हो आपकी बात नहीं अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाथ ठीक है अब हाथ में चोट लग गई थी ना यस सर सही है पर फास्ट नहीं कर रहा हूँ अच्छा अच्छा चलिए और लक्षिता तुम ठीक हो अब नहीं आ रही आवाज़ शायद खतरा मंडरा रहा है सारे 11th क्लास के बच्चों को सर रैंक तो ज़्यादा है रैंक जितना किसी पे नहीं हाँ, तुम्हारा भी तो एक्सीडेंट हुआ था मैं वैसे कह रहा हूँ देखो उसको भी चोट लगी है लक्षिता को भी चोट लगी तुम्हें भी चोट लगी थी चलिए जी उतनी लगी थी ना मुझे तो 15 टाँके आए थे माथे में चलो जी अब जरा देखो कंसिडर अ कार of weight mg going along a curved path of radius small r with speed v on a road banked at an angle theta as shown banked at an angle theta as shown मतलब आपने रोड को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया एंगल थीटा अब देखिएगा मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर किसी भी दो सरफेसेस के बीच में या किसी दो लाइंस के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही सेम एंगल बनता है एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स ठीक है तो अब देखिएगा कि यहाँ पर हमने ये कहा कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में एंगल थीटा बन रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अंदर की तरफ ऐसे खींच कर रखने की कोशिश करेगा उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ से वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा mg ठीक है अच्छा और जो रिएक्शन फोर्स है रिएक्शन फोर्स जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है मतलब ऐसे हाँ ये ऐसे हो गया ठीक है और अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कि हमने क्या करा कि ये वाला जो है ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल ऐसे हो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नॉर्मल यानी कि
परपेंडिकुलर देखा जाए तो वो ऐसे हो जाएगा, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर ये है ही आर, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। समझ गए, इन दोनों के बीच में बनेगा एंगल थीटा। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये आर इसके साथ में एंगल थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट जो साथ वाला कंपोनेंट होता है क्या होता है, कॉस, ये हो गया आर कॉस थीटा, ठीक। और आर कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ये बता दीजिए आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद में एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो f है, ये f ऐसे एक्ट कर रहा है, इस तरह से एक्ट कर रहा है f। इसको ना जैसे यहाँ पर नोट्स में अलग फिगर बनाकर बताया है वैसे ही बता रहा हूँ कि ये जो f है ये इस तरह से एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं f के कंपोनेंट स्प्लिट करने की कोशिश करूँ, जो ये इतना सा टुकड़ा है ना, इस टुकड़े को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ये जो f है ये ऐसे आ रहा है, तो मैं ये इतने से टुकड़े को मैंने बाहर लाकर दिखा दिया ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिएगा कि ये कनेक्टेड है इसके साथ में, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ में। हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पर एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। ये क्या है, f, स्मॉल f। तो आप यहाँ पर एक ये जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें जो कि इस डॉट से टच होती हुई गुजरती है ऐसे आगे। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा, समझ गए। तो ये अगर एफ है ये वाला कंपोनेंट, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। जो एंगल के अलॉन्ग वाला जो कंपोनेंट होता है वो एफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब ये एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो जो डायग्राम मैंने बना रखा है वो डायग्राम आपका एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा इस तरह से है, समझ गए कि नहीं। सर एक बार आर कॉस थीटा वाला आर कॉस थीटा वाला दोबारा देख लो आप। हमने ये कहा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम वही एंगल बनता है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। तो जो ये लाइन है इस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये तो हो गया आर, और ऐसे ये वाली जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अभी मैंने इसका लाइन का नाम नहीं पता था मेरे को कि ये क्या चीज़ है, मैंने बस परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये जो आर है ये इस पर परपेंडिकुलर है, और ये जो एरो बना हुआ है ये इस हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में भी तो एंगल थीटा ही बनेगा। तो जब आर है तो थीटा के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा हो गया इस तरह से। बताइए क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा आर कॉस थीटा हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ कि अब हमें क्या करना होगा कि ये सारे कंपोनेंट्स मुझे पता चल गए। तो ये जो एफ है, क्योंकि ये छोटा सा स्पेस है तो यहाँ पर एफ ऐसे एफ कॉस थीटा भी होगा और यहाँ पर ऐसे एफ साइन थीटा होगा। इसको निकाल कर अलग दिखा दिया, नीचे वाली लाइन गायब कर दी, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा क्या करा गया है यहाँ पर, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा आर साइन थीटा, एक ये एफ कॉस थीटा होगा, एक ये एफ साइन थीटा होगा। तो ये दोनों हमने कहा कि इस तरफ वाले कंपोनेंट्स में आर साइन थीटा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ जरा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों, क्योंकि ये जो अंदर की तरफ जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यही तो इस गाड़ी को बाहर जाने से रोक रहे हैं, यानी कि यही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ गए, बताओ भाई, क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो वर्टिकल कंपोनेंट एक तो नीचे की तरफ क्या है, एम जी, और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या है, एफ साइन थीटा। तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा
आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 बनी है और ये जो इक्वेशन 2 बनी है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। ये हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन आर और नीचे एम जी है, तो ऊपर तो एक रैशनल एक्सप्रेशन है, नीचे रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसको क्या कर दिया, एम जी अपॉन 1 कर दिया। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, अब मैं इसमें क्या करूँगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर हम लेंगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई आर कॉस थीटा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS बाई आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो एम बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर इंटू एम इंटू जी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ आर से आर कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज टेन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, प्लस एफ अपॉन आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस और सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, एफ अपॉन आर टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और जब हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमारा F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये होता है, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या हो गई, एफ अपॉन आर। तो जहाँ जहाँ पर एफ अपॉन आर आया है, जैसे यहाँ पर एफ अपॉन आर है, यहाँ पर एफ अपॉन आर है, इसकी जगह आप म्यू कर दीजिए, तो ये हो गया टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकालूंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इधर आ गया, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, वी इज इक्वल टू आर जी, ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और ये पूरा का पूरा आ गया अंडर रूट, वी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है,
अच्छा, तो आप ये देखिएगा कि अगर कोई बैंक्ड रोड है, अगर किसी रोड की बैंकिंग कर रखी है, तो उसमें वी की वैल्यू ये आ गई, और ये जो वी की वैल्यू है ये उस वाली वैल्यू से जो इससे पहले हमने निकाली थी, उस वाली वैल्यू से अंडर रूट म्यू आर जी निकाली थी ना, तो उस वाली वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर रोड बैंक्ड हो रखी है, मतलब रोड को थोड़ा सा साइडों से आउटर एज से उठा रखा है, तो आपकी स्पीड लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है, आप ज़्यादा स्पीड में सेफली गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद इसका एक स्पेशल केस देखेंगे, दोनों ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पहला वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा स्पेशल केस ये है व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। जब रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन ही ना हो तो तब क्या किया जाएगा। ठीक है, तो जब रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन ही ना हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब जब म्यू की वैल्यू 0 होगी तो v कितना आ जाएगा, आर जी tan थीटा प्लस 0 ऑन 1 माइनस 0, यानी कि सिर्फ आर जी tan थीटा ही बच गया। v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा, ये हो गया। The angle of banking theta for minimum wear and tear of tires is given by। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि अगर आपने बिल्कुल भी उसको ख़त्म भी कर दिया ना, फ्रिक्शन को अगर आपने ख़त्म भी कर दिया तो भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आप गाड़ी को टर्न करा सकते हो। हालांकि आइडियली ख़त्म होता नहीं है फ्रिक्शन, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहता ही है। अच्छा, कार्स की जो टायर हैं वो कम से कम डैमेज हों, तो कार के टायर्स कम से कम डैमेज हों, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखती हैं जो हाईवे अथॉरिटीज़ हैं, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखती हैं कि कार के जो टायर्स हैं वो भी कम से कम डैमेज हों। क्योंकि कार के टायर्स अगर ज़्यादा घिसने लगेंगे तो जब ज़्यादा टायर घिसेंगे तो कभी भी वो बर्स्ट भी हो सकते हैं। बर्स्ट होने के बाद फिर वही बात है कि फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए भी तो बैंकिंग करी गई थी रोड्स की। अब आपने एंगल इतना बढ़ा दिया कि कार के टायर्स जो हैं वो ज़्यादा घिस रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। ठीक, तो हम ये कहेंगे the angle of banking theta for minimum wear and tear of tires is given by v square is equal to rg tan theta। समझ गए होंगे, v is equal to अंडर रूट rg tan theta, तो v square is equal to rg tan theta, तो tan theta कितना हो जाएगा, v square upon rg, theta is equal to tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। ये tan इनवर्स का मतलब वही है कि अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 अगर हमको वैल्यू दे रखी है तो मैं इसको सीधा 45 डिग्री दूंगा। मतलब tan के टेबल में 1 कहाँ पर आता है तो हम बोलेंगे 45 डिग्री पर आता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला देखेंगे, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। अ साइक्लिस्ट गोइंग राउंड A cyclist going around ये ना थोड़ा प्रिंट में मिट गया, कर्व्ड रोड है ये। A cyclist going round a curved road या कर्व्ड पाथ, नीचे लिखा हुआ है ना, सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, A cyclist going round a 47 का लास्ट लाइन बोल रहा हूँ। अच्छा अक्षत, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? यस सर। हाँ, अच्छा सुनो, तुम्हारे पास तो पूरे नोट्स होंगे नहीं अभी। अक्षत और लक्षिता, मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास तो नोट्स नहीं होंगे पूरे। नो सर, पूरे नहीं है। अरे भाई आकर ले जाओ किसी दिन, तो तुम पढ़ कैसे रहो फिर, कैसे पढ़ाई हो पा रही है? क्योंकि मैंने तो ये प्रिंट आउट निकाल लिया था, ये प्रिंट आउट निकाल के अब हम इसके लास्ट पेज पर हैं, तो ये सब बच्चों को दे दिया था मैंने, तो इस वजह से तुम तो यार बता देते मेरे को, मैं एटलीस्ट फ़ोटो ही भेज देता इसकी। चलो अगर हो सके तो आज आकर ले जाना मेरे से नोट्स। ओके सर। ठीक है, हाँ लक्षिता आवाज़ आ रही है तो भाई नोट्स ले जाना।
ठीक है, क्योंकि उधर से आवाज़ आई नहीं तुम्हारी। उदय तुम्हें तो दे दिए थे ना शायद, Yes, sir. ठीक है चलिए। He leans inward because then the horizontal component of the normal reaction provides the necessary centripetal force। तो क्या होता है कि जब भी कभी हम किसी साइकिलिस्ट की बात करते हैं तो साइकिलिस्ट ऐसा नहीं होता कि सीधा साइकिल चला रहा है और सीधे ही वो अपना हैंडल मोड़ दे, गिरेगा जाकर वो, ठीक है। तो थोड़ा सा वो अंदर की तरफ लीन कर जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है। और आपने देखा होगा जो बाइक्स की जो रेस होती हैं तो उसमें जब बहुत तेज़ी से जो बाइक चलाते हैं तो उनको ये खतरा होता है कि अचानक से मुड़ेंगे तो उन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा लगेगा कि रोड से कहाँ उड़ कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए उनको, तो इसलिए वो अपनी बाइक को ही टेढ़ा कर लेते हैं, इतना टेढ़ा कि उनका घुटना तक नीचे टच करने लगता है, ठीक है, इतना ज़्यादा टिल्ट होना पड़ता है उनको। तो बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, ये वाला जो हमारा टॉपिक है, देखिएगा ये वाला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है और आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो डायग्राम देख लो इसका। ये मान लीजिए साइकिल का टायर है और जिस जगह पर साइकिल मुड़ रही है, जहाँ पर वो बेंड हो गया थोड़ा सा, उसी जगह पर मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए, तो इसीलिए मैंने वहीं पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए। ये साइकिल का हैंडल हो गया और हमने कहा कि यहाँ पर चलिए मानिएगा कि यहाँ पर साइकिल का वेट जो है पूरा इसके हैंडल पर कंसंट्रेट हो रखा है, तो हमने मान लिया कि यहाँ साइकिल का वेट नीचे की तरफ ऐसे एक्ट करेगा mg, ठीक है। अच्छा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो साइकिल यहाँ पर सरफेस को ऐसे टच कर रही है तो नॉर्मल टू द सरफेस होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऐसे हो गया r, mg के जस्ट अपोजिट आपने एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और ये जो साइकिल है ये इस वर्टिकल लाइन के साथ में, इस वर्टिकल लाइन के साथ में साइकिल यहाँ पर जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज थीटा। ये एंगल थीटा हो गया। तो जब ये वाला एंगल थीटा है तो आप समझ जाइए, इसको भी थीटा बोल दूँ, इसको भी थीटा बोल दूँ, फिर कोई कहानी है कि ये थीटा कहाँ पर बन रहा है, ये इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बन रहा है। तो ये जो है एक्स एक्सिस जो है इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला जो वर्टिकल लाइन है, और ये जो है इसके परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये आर, ये आर किसके परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हमारा, नहीं यहाँ पर ये फंडा लगेगा, यहाँ पर क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है। तो ये जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं यहाँ पर मानूँ तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इस वजह से इस एंगल को हमने थीटा बनाया। तो ये आर है, तो ये वाला जो इसके अलॉन्ग वाला है क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और उसके अलावा आर साइन थीटा हमारा ये हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, मतलब जहाँ पर आर लगेगा उसी तरफ लगेगा, ये ऐसे नहीं कि इस तरफ परपेंडिकुलर बना देंगे इसको, जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में आर साइन थीटा भी होगा, आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर आर साइन थीटा। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर इन्होंने बोला सपोज द साइक्लिस्ट बेंड्स इनवर्ड्स थ्रू एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल।
द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r sin थीटा ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन r प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कराएगा? ये, क्योंकि अब क्या है कि साइकिलिस्ट जो है वो साइकिलिस्ट ऐसे चलता हुआ आ रहा है और इस तरफ बेंड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो बेंड हो रहा है तो जैसे ये सामने से साइकिल आ रही है, इसका मतलब ये साइकिलिस्ट ऐसे 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 मुड़ना चाह रहा है। ठीक है, ये साइकिलिस्ट जो है ये ऐसे ऐसे मुड़ना चाह रहा है। तो जब ये मुड़ना चाह रहा है इस तरीके से, तो भाई यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा उसका, यहाँ पर सेंटर होगा, उस कर्व्ड पाथ का यहाँ पर सेंटर होगा। तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, मतलब इस तरफ लगने वाला फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये r sin थीटा। तो इस वजह से ये बोला गया कि r sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और इसी तरीके से है r cos थीटा, ये जो ऊपर वाला r cos थीटा और ये mg, ये इक्वल हो जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। r sin थीटा r cos थीटा दोनों को डिवाइड कर दो ताकि tan थीटा मिल जाए। डिवाइड इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। r sin थीटा अपॉन r cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg, यही तो हमने डिवाइड करा था, तो v स्क्वायर अपॉन rg आ गया था। r से r कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पर भी थी, वही सेम कंडीशन आ गई। तो यहाँ से हम थीटा बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg, ये सेम कंडीशन। तो देखिएगा, द एंगल थीटा थ्रू विच द साइक्लिस्ट बेंड्स वुड बी ग्रेटर इफ रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ इज स्मॉल, दैट इज टर्न इज शार्प। अगर रेडियस जो है कर्व्ड पाथ का वो छोटा होगा तो tan थीटा स्मॉल हो जाएगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि tan थीटा, अगर थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि tan थीटा लगातार बढ़ता ही जाता है। tan 0 0 होता है और बढ़ते 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 90 डिग्री तक क्या हो जाता है वो इन्फिनिटी। तो 0 से लगातार tan थीटा बढ़ता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस छोटा तो tan थीटा ग्रेटर। सेकंड है द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज लार्ज। अगर स्पीड यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है तो tan थीटा भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ भाई लॉज ऑफ मोशन खत्म होता है। और कल बताइए आपकी क्लास किस टाइम रखो? मैंने थर्सडे का ऑफ रखा था, तो उसकी कंपलसेटरी क्लास कल है, बताइए किस टाइम रखो? सुबह किस टाइम? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे? 10 बजे 11 बजे। क्या बोल रहे हो? अरे बोल दिया 10 बजे। 10 से 11। हाँ 10 बजे, वो 10 ही बोल रहे हो, 10 बजे आ रहे हो। ठीक है, एक दिन थोड़ा जल्दी उठ जाओ।